सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मेन जो एडिटोरियल्स आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं को देखेंगे। हम लोग सारे को नहीं देखेंगे। तो साइंस सेक्शन में एक आए कि एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज हुई है अलकनंदा को, तो उसको देखेंगे। उसके अलावा ग्रांड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डिफिसिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में शशि थरूर जी के द्वारा कुछ एडिटोरियल निकला है, तो ये देखेंगे। उसके अलावा चिली, वेनेजुएला और ये व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड व्हाई इज एवरीवन लुकिंग फॉर देम, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। तो चलिए ये कुछ एडिटोरियल हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है साइंस वाले से, अलकनंदा इंडियन एस्ट्रोनॉमी स्पॉट इम्प्लॉसिबली ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। हाल ही में इंडियन एस्ट्रोनॉमी के द्वारा एक नई गैलेक्सी की खोज हुई है और इस गैलेक्सी का नाम अलकनंदा दिया गया है। ठीक है। Astronomers from India have discovered the second farthest spiral galaxy in the depths of the universe using the James Webb Telescope, and the study lead author Rasi Jain, a PhD student at the National Center for Radio Astrophysics in Pune, was analyzing public JWST from the Uncovered survey, which contains about 70,000 objects, to understand the morphologies of galaxies in the early universe. And that's when she stumbled on the galaxy with two perfectly symmetrical spiral arms. The first question that popped into her mind was, should this exist so early in the universe? क्या है कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप दिया है, इसमें क्या रहता है कि इसके द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर कलेक्ट की जाती हैं वो कुछ पब्लिकली रहती हैं। तो मोर देन 17,000 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स को जैन के द्वारा, जो जैन हैं, रसी जैन जी हैं, इनके द्वारा कलेक्ट किया गया और एनालाइज किया गया कि कैसे ये देखिए ये जो हैं कि ये दो स्पाइरल आर्म्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तभी इन्होंने ये नोटिफाई किया कि हो सकता है कि ये किसी तरह की गैलेक्सी है जो स्पाइरल है, घूम रही है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसकी खोज की और इसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी। कैसे? डिटेल स्टडी टू डिटरमाइन द गैलेक्सीज नेचर, दे फाउंड इट हैड अ प्रोमिनेंट डिस्क with two clear spiral arms and a smaller central bulge. When they removed the smooth light from the disk and the bulge, the spiral arms remained visible, confirming they were real and not an artifact in the light data. ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये ऐसा था, फिर ऐसा था। जब उन्होंने इस इमेज से लाइट को हटा के देखा तो देखा कि ये देखिए एक सेंटर में एक बल्ज है और साइड्स में दो आर्म्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि एक तरह की स्पाइरल आर्म्स बना रही हैं और ये हो सकता है कि ये गैलेक्सी ही हो। सो दिस थिंग्स इज अ गैलेक्सी। They also found the new stars formed along the spiral arms at about equivalent of 60 stars of our sun's mass every year, and they confirm Alaknanda was a fully developed spiral galaxy and only 1.5 billion years after the Big Bang. बिग बैंग के लगभग 1.5 बिलियन साल बाद इस अलकनंदा जो गैलेक्सी खोज हुई है उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। कुछ नॉर्मल बात बोली गई है कि ऐसा ऐसा है, अलकनंदा नाम क्यों किया गया, उत्तराखंड की नदी है, ये ऐसा है वैसा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कुलकर्णी, अंडरस्टैंडिंग गैलेक्सी इन्फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम। हालांकि ये थोड़ा सा पेचीदा है तो इस बारे हम लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि किस तरह से गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया जाता है, J4 क्या होता है। तो ये नहीं, बस इम्पोर्टेंट देखिए कि कौन सी गैलेक्सी है, वो है अलकनंदा और इसकी खोज इंडिया की जो राशि जैन जी हैं, जो कहाँ काम करती हैं, वो काम करती हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे। ठीक है। और जी किसकी सहायता से? जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने खोज की है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया कैसे पीछे चल रहा है, क्या इंडिया को नीड है, क्या वे फॉरवर्ड है। तो ये शशि थरूर जी के द्वारा एडिटोरियल है। इंडिया स्टैंड्स एट पिवोटल मोमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं। विद इट्स वास्ट ह्यूमन कैपिटल एंड अ रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, इट हार्बर्स एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। At this grand vision is significantly hampered by deep-seated and chronic insufficiency in R&D. हाँ ठीक है, इंडिया चाहता है कि सुपर पावर बने, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी तक जो डाटा आ रहा है वो बहुत ही लो दिखता है। 17.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया का ब्रेन कहा जाता है,
ठीक है। 17.5% भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है रिसर्च आउटपुट में। हम लोग टोटल आउटपुट में कितना कर रहे हैं, 3% वर्ल्ड रिसर्च आउटपुट में हम लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाल ही में WTO की WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें दिखता है कि कितने कंट्रीज ने कितना अपना पेटेंट रजिस्टर किया है। पेटेंट रजिस्टर करना एक तरह का वाइट पेपर अपना पब्लिश करना कि हम लोगों ने ये रिसर्च की है, हम लोगों के द्वारा ये रिसर्च पेपर है। तो इंडिया की जो रैंक है, इंडिया पर रैंक 6th ग्लोबली फॉर टोटल पेटेंट फिलिंग्स, रिकॉर्डिंग 64,480 एप्लीकेशंस। दिस रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग द टॉप 20 कंट्रीज एंड इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये दिखाता है कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से रिसर्च डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन हाउएवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल 3.5 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस फिल ग्लोबली इन 2023, इंडिया शेयर इज स्टिल लो एट अप्रोक्सीमेटली 1.8% ऑफ द ग्लोबल टोटल। क्रिटिकली व्हेन मेजरिंग रेजिडेंट एप्लीकेशंस पर मिलियन हैबिटेंट्स, ये नॉर्मल बताया गया है कि एक वो होती है, क्या कहते हैं, रैंक है निकालने के लिए। क्या होती है कि ये, चलिए इसको इतना डिटेल में नहीं देखते हैं, नहीं थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। ये देखते हैं कि मोस्ट डायनेमिक एविडेंस क्या है कि R&D में हम लोग अपना GDP कितना खर्चा कर रहे हैं। ये रफली 0.6-0.7% ये रहता है, जबकि चाइना में 2.4% ऑफ GDP वहाँ की सरकार खर्चा कर रही है। यूनाइटेड स्टेट 3.5% खर्चा कर रहा है, और इन सब से ज़्यादा इजराइल जो है अपने GDP का 5.4% उसमें खर्चा कर रहा है। सो इंडिया इंटरनेशनल R&D स्पेंड विद दैट ऑफ द सिंगल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल कंपनी जैसे कि ह्यूवेई की एग्जाम्पल लेते हैं, वो लगभग 2023 में ही उसने लगभग 23.4 बिलियन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया था। और हम अगर ये जितनी भी हम लोगों की पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उन सबको मिला लेंगे तब भी उसके बराबर नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडिंग के मामले में। ठीक है, चाइना कैसे इतना आगे चल रहा है, क्या कैसे ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। गवर्नमेंट सेक्टर इज़ फंड ड्राइवर। इंडिया में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मोस्टली जो है गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। जैसे कि 63.6% रिसर्च फंड है तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है, बाकी जो 36.4% बचता है वो प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस टाइकून हैं जो करते हैं। वो सोचते ही नहीं है भाई, बिजनेस टाइकून, उनको भी सोचना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ नया करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे तो कुछ होगा, बस वही चीज़ों को बस थोड़ा सा फर्निश करके बेचना चाहते हैं। बट दे आर इंस्टीड लार्जली कंप्लासेंट एंड मायोपिक अबाउट इट। इंडियन इंडस्ट्री इज लो इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय योर फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। वही ये कंपनियां बस अपने इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, बस ओवर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस, अ प्रेफरेंस फॉर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ओवर डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड अ जनरल रिस्क एवर्स कल्चर। बस वही दिक्कत है कि ये बस कुछ डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, बस जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा फर्निश करके उस चीज़ों को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट के समय में वहाँ के उस समय नारायण मूर्ति ने कहा था कि इंडियन अकेडमिया डिस्पाइट प्रोडक्टिव मिलियंस ऑफ हाई स्किल ग्रेजुएट्स ऑफन ऑपरेट्स इन अ सिलो। ये जो उनका एक एटीट्यूड है, सिलो एटीट्यूड, ये बहुत बेकार होता है। कम से कम उनको थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए कि कुछ कंपनी है, कुछ कैसे हैं, बाद में ये कुछ वैल्यू ऑफ डेथ में बन जाएंगी। ठीक है, इसके लिए वे फॉरवर्ड उन्होंने बताया है कि कम से कम जो इंडिया की गवर्नमेंट हो उसको विकसित भारत बनने के लिए 2% अपने GDP का तो R&D में खर्चा करना ही चाहिए, और इसमें से मेनली प्राइवेट सेक्टर को 50% टोटल R&D में अपना योगदान देना चाहिए, जो भी 36.4% है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा RDI फंड 1 लाख करोड़ के फंड से RDI रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड बनाया गया है। ये हालांकि अच्छी चीज़ है, बट प्रोवाइडेड इट इज़ डिसबर्स्ड इफिशिएंटली एंड टारगेटेड टुवर्ड्स इट्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल करना, जैसे नेशनल मिशन इन स्ट्रेटजी, हाई वैल्यू डोमेन्स, सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल्स एंड ग्रीन एनर्जी, इन सब में भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ PhD प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं वहाँ के, बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्दर मोर मैंडेटरी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च। इंडिया मस्ट आल्सो inculcate a robust intellectual property culture in the country. This means enforcement and creating attractive financial incentives for inventors. Both whose patents are commercial. सो ये बताया गया है कि नॉर्मल हुवाई के से सीखना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग की ज़रूरत है। फंडिंग के साथ साथ कोऑपरेट भी करना चलेगा, क्योंकि 63% सो गवर्नमेंट कर रही है और 36.4% प्राइवेट कर रही है, तो प्राइवेट को भी अपना शेयर अभी लगभग बढ़ाकर 50% तक कर देना चाहिए। तो ये कुछ था नॉर्मल। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट
मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? हाँ, what are rare earth elements and why is everyone looking for them? सो इसमें देखते हैं कि rare earth elements are set of metallic elements in periodic table. Chemists usually refer to group 17 elements when they use this label. The 15 length halides from lanthanum to lutetium से लेकर के ल्यूटेटियम तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। एंड स्कैंडिनेवियम नेट्रियम से लेकर के स्कैंडिनेवियम, एट्रियम, जिरकोनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। इन मोस्ट क्लासरूम पीरियडिक टेबल्स द लैंथेनाइड्स आर शोन एज सेपरेट रो प्लेस beneath the main periodic table. स्कैंडिनियम एंड ट्रियम लाई इन द मेन टेबल। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल रहती थी बचपन में, हम लोगों ने पढ़ी है पीरियोडिक टेबल, तो ये मेन टेबल रहती थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर दो अलग से लिस्ट देते थे, लेंथेनाइड्स और एल के लिए और एफ़ के लिए। ठीक है, लेंथेनाइड्स के लिए अलग से देते थे और एफ के लिए फ्रेनाइड्स के लिए अलग देते थे। तो ये जो होते थे यही रेयर एलिमेंट्स के रूप में अलग से जाने जाते हैं। Even when they are not very scarce in Earth's crust, they tend to be spread out in low concentrations and mixed together with each other in the same minerals. ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। दे आर नॉट वेरी स्केर्स, दे पाए जाते हैं, वो दे आर फाउंड इन एबंडेंस, बट दिक्कत ये है कि दे टेंड टू बी स्प्रेड आउट इन लो कंसनट्रेशंस एंड मिक्सड टुगेदर विथ ईच अदर इन द सेम मिनरल्स, सो दे आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू सेपरेट। सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स में दिक्कत ये होती है कि जैसे कि कोई और हो गया, जैसे आप यही समझ लीजिए जैसे कि ये कोई और हो गया, इसी में ऐसा नहीं कि सिर्फ इस और को हम लोग निकालेंगे, जैसे कि नॉर्मल और होता है, जैसे एल्युमिनियम का और हो गया, आयरन का और हो गया, गोल्ड का और हो गया, तो उसमें से हम लोग और को नॉर्मल निकालने, और को हम लोग को अलग अलग मेथड से, प्यूरिफिकेशन मेथड से निकालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा, आयरन निकलेगा, वो सिंपल रहता है। लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट में ये दिक्कत है कि एक ही ओर में क्या होता है कि जितने भी मतलब एक ही एलिमेंट्स नहीं, एक ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इनको उससे अलग करना वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव। इसलिए अभी भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, भले ही उनके पास रिजर्व हो, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती है कि वो इस पर्टिकुलर ओर से जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको वो लोग सेपरेट कर पाएँ और उनको यूज़ कर पाएँ। That's why they are exporting the ores to another country. We have the technology and other things to separate the rare earth minerals from the ores. ठीक है, together with each other in the same minerals, so they are difficult and expensive. However, countries worldwide are interested in acquiring them because they are crucial for high performance magnets, specialized lightning optics and catalytic and other components that underpin many green technologies and electronics. क्यों जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं इनके पीछे घूम रही हैं? सबसे मेन रीज़न है कि हाई परफॉर्मेंस वाले जितने भी मैग्नेट हैं ये बनाते हैं, और इसके अलावा कुछ लाइटनिंग और ऑप्टिक्स वाले ये हैं। ठीक है, इनमें लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलईडी होती हैं, जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि ये है, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करके यहाँ जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, तो ये आने वापस जाने के बीच में जो ये अपनी एनर्जी इमिट करता है उसी को बोला जाता है लाइटनिंग एंड ऑप्टिक्स इमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इनके पास हाई पावर एनर्जी होती है, तो ये करते हैं, इसलिए इनका यूज हाई मैग्नेट और ऑप्टिक्स वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल वाले जितने भी इसमें होते हैं, सब लोग यूज करते हैं। हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर स्कैंडिनेवियम, इट्रियम, लेंथेनम, सेरियम, पैरासियोडिमिनम, न्यूडीमिनियम, प्रोमेथेमियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्परोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम एंड लुटेटियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ्स फॉर हिस्टोरिकल रीजन्स। अर्थ वाज एन ओल्ड केमिस्ट्री टर्म for oxide powders, and many of these elements were first identified as oxides from which they couldn't be isolated easily। कि ये देखा गया कि मोस्टली ऑक्साइड के फॉर्म में पाए गए थे,
सो इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ से ही जुड़े हैं। अर्थ वाज एन ओल्ड केमिस्ट्री, ठीक है, टर्म फॉर ऑक्साइड पावर। अर्थ में ऑक्साइड पाउडर कहा ही जाता है अर्थ की जितनी भी केमिस्ट्री है। तो इससे ये स्टार्टिंग में जो मिलते थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये मोस्टली ये ऑक्साइड के पाउडर होते थे। दैट्स वाई वी कॉल देम द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। However, people often use the term rare earth loosely, leading to confusion. Some use rare earths to mean only the lanthanides. Some other bundle rare earths with strategic or critical, and such as lithium, cobalt, gallium, germanium, even though the latter are not rare earth elements. ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है कि कुछ लोग इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं कि ठीक है ये सिर्फ लेंथेनाइट्स के लिए यूज है, और कुछ लोग इसको स्ट्रेटजिकली और क्रिटिकली एलिमेंट्स के लिए जैसे लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम के लिए भी यूज़ करते हैं, जो इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिफिनेशंस में नहीं आते। So rare earth elements show up in many contemporary technologies because of their useful electrical, magnetic and optical behavior. One particularly important application is permanent magnet. ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट। हाँ, अब देखते हैं परमानेंट मैग्नेट इस टाइप का मैग्नेट होता है जो ना तो बहुत ज़्यादा हीट से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से, ना तो प्रेशर से अपनी जो डिविएशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको डिविएट कर जाए, वो कहलाता है परमानेंट मैग्नेट। और इसके अलावा देखते हैं कौन सा है, नियोडिमियम आयरन बोरान मैग्नेट्स विच आर द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन मैग्नेट टाइप इन्वॉल्विंग रेयर एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मोटर्स एंड जनरेटर्स। मोटर्स और जनरेटर्स में जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है उसका नाम है नियोडिमियम आयरन बोरान मैग्नेट्स, ठीक है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट से ही बनता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस होता है, जो सब्सटेंस दैट इमिट लाइट व्हेन इरेडिएटेड आल्सो इनकॉर्पोरेट यूरोपियम एंड टर्बियम, वाइल डोपेनेंट्स in laser and optical devices including in fiber optics use neodymium and erbium. Rare earth elements are also used in catalyst glass and ceramics, polishing powder and other specialized materials, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनका मेनली यूज जो होता है, फर्स्ट यूज होता है इंजन्स बनाने में। इंजन्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है मैग्नेट्स, और वो कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज एलिमेंट होता है वो है नियोडिमियम आयरन बोरान मैग्नेट्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को चाहिए एलईडी बनाने के लिए ऐसे कंपोनेंट एलिमेंट्स जो लाइट को इमिट करें, जैसे उसमें से आता है एक फॉस्फोरस, ठीक है। अब फॉस्फोरस में से कौन कौन से इनकॉर्पोरेट किए रहते हैं रेयर एलिमेंट्स, जैसे कि एक है यूरोपियम, दूसरा है टर्बियम, चौथा है डोपेनेंट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ देखना पड़ेगा कैसे कैसे काम में आते हैं। मैग्नेटिक केमिस्ट्री इन परमानेंट मैग्नेट्स रेयर अर्थ एटॉम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 4f सेल, उनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के सेल में 4f में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स। द 4f इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली मोर लोकलाइज्ड, मीनिंग दे स्टे क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहते हैं। वेयर इज द अदर इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्मीयर्ड व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ बॉन्ड्स इन सॉलिड, जैसे वो किसी सॉलिड में बॉन्ड का पार्ट बनते हैं इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट द 4f इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, दे बिहेव वेरी फेथफुली लाइक स्मॉल मैग्नेट्स, ठीक है। जो अगर किसी सॉलिड के द्वारा वो अगर जुड़ गए हैं एक दूसरे से, जैसे ये 4f इलेक्ट्रॉन है, सो दे बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एन एटॉम विथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस आल्सो बिहेव्स मोर स्ट्रांगली लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो उस तरह से वो ज़्यादा अटैच रहते हैं, और अगर इस तरह से वो जुड़ गए हैं एक दूसरे से तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। एवरी गुड परमानेंट मैग्नेट नीड्स टू हैव टू थिंग्स, अ लार्ज मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, meaning many atomic magnetic moments can line up in the same direction to make a strong overall field, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इसको कहा जाता है। अगर जितने भी एक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, जैसे कि फोर्स मोमेंट बनता है F/m पी, ये होता है, इस मोमेंटम भी होता है, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इट कैन लाइन अप इन द सेम डायरेक्शन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल फील्ड एंड स्टेबिलिटी। मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहला चीज़ मैग्नेटाइजेशन मांगता है बहुत सारी मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें कुछ इंटू कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट सारे को इकट्ठा कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन बनेगा। दूसरी चीज़ होती है स्टेबिलिटी यानी विच मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट्स लाइन डोंट इजीली गेट नॉक्ड आउट बाय द एलिमेंट्स ऑफ हीट, वाइब्रेशंस और इवन एन अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुए हैं
जैसे कि ये मैग्नेटिक लाइन ही है, तो वो स्ट्रॉन्ग तभी मानी जाएंगी, स्टेबिलिटी तभी मानी जाएगी जब किसी भी प्रकार की हीट प्रेशर इसके द्वारा वो लोग टूटे ना, ठीक है। अगर टूटेंगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से ही यूज होते हैं। उसके अलावा रेयर अर्थ एटम्स हैव बोथ देयर फोर इलेक्ट्रॉन्स कैन कैरी रिलेटिवली लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स, so they can contribute to strong magnetization, and because these electrons are localized as well as closely aligned with the crystal's preferred direction due to property called magnetocrystalline and anisotropy। सो ये एक मैग्नेटिक वो होता है, प्रॉपर्टी होता है, इसके द्वारा वो जो अलाइन रहते हैं, न्यूक्लियस से ज़्यादा अलाइन रहते हैं, सो दे कैन पिन द मैग्नेटाइजेशन डाउन। मोटर्स एंड जनरेटर्स दैट यूज मैग्नेट्स दस वर्क इफिशिएंटली इवन एट हाई स्पीड्स एंड हाई टेम्परेचर्स। सो इस तरह से इनकी डिमांड जो है ज़्यादा रहती है, क्योंकि मोटर्स जो इन मैग्नेट्स को यूज़ करेंगे वो हाई स्पीड में भी, इवन हाई हीट में भी, हाई टेम्परेचर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं लाइट में। रेयर एलिमेंट्स आर ऑल्सो गुड फॉस्फोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस शार्प स्टेबल कलर्स। The idea is to supply energy to such a phosphorus at frequency its four electrons are likely to absorb। ठीक, वही फोर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जाएगी। When they do, the electrons get excited, then de-excited, emitting the excess energy at a different frequency। We see these emission as light। जैसे कि ये एटॉम हो गया, जैसे ये 4f इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अगर इसमें से हम कुछ लोग कुछ मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स की टक्कर क्लोजिंग कराते हैं, तो ये अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरी स्टेट में, जैसे कि ये भी स्टेट में, इस स्टेट में, ठीक है, इसी स्टेट में जाकर के स्टेट में जाता है एक्साइटेड होकर के, फिर एक्साइटेड होकर के फिर से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ से जाने में, यहाँ से आने में जो लाइट इमिट होती है वो लाइट ही हम लोगों को कलर देती है किसी भी एटॉम में। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फास्फोरस भी इस तरह से यूज होता है लाइट में, एलईडी के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। Emit is also considered in a small slice of visible spectrum instead of being a mix of colors। ठीक है। अब रेयर अर्थ वर्सेस ऑयल में मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्यों रेयर अर्थ की इतनी ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोसेस है इसका, कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे प्रोसेस है, सबसे मेन ये देखा जाता है। रेयर अर्थ और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी माइंड इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे आर यूजुअली फाउंड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ रॉक्स एंड सोइल रेदर देन बीइंग स्प्रेड इवनली। Companies start by looking for minerals that carry rare elements in higher concentrations such as bastanite and monazite। monazite में बहुत सारे रेयर एलिमेंट होते हैं, बास्टेनाइट्स में बहुत सारे होते हैं। और फॉर सर्टन क्ले डिपॉजिट्स इन विच रेयर अर्थ आयरन्स आर यूजुअली हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं उसका बताया गया है कि कुछ लूजली हेल्ड होते हैं कुछ क्ले पार्टिकल्स में, मोनाजाइट में, बास्टेनाइट में। तो यहाँ इन चट्टानों पाए जाते हैं, तो कंपनीज वहाँ जाती हैं, इन चट्टानों से निकालती हैं। उसके बाद क्या होगा, मैनी माइंस आर ओपन पिट सिंस दीज मिनरल्स आर यूजुअली डिस्पर्स थ्रू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रॉक एंड ore हैज़ टू बी डग आउट, क्रस्ट मूव्ड इन बल्क। And this is also where some of the environmental complications of rare element value chains first appear। ठीक है, यहाँ स्टार्ट होती है। Some minerals occur alongside thorium or uranium, so the waste rock needs to be handled carefully। Mines may also need copious amounts of water and specific chemicals to produce an initial concentrate। कुछ थोरियम यूरेनियम में भी ये पाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो वेस्ट रॉक बचता है उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी वाले मटेरियल होते हैं। ठीक है। दिस सेड वाइल बोथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रूड ऑयल हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड बिफोर यूज, द प्रोसेसिंग स्टेप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, सो मच सो दैट फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इट इज हैज़ इमर्ज्ड एज स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। क्या कारण है कि क्रूड ऑयल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहा गया है। इसके पीछे का रीज़न है कि इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही इंटेंस होता है। कैसे देखते हैं, रिफाइनरी यूजेस फिजिकल सेपरेशन प्लस सम केमिकल रिएक्शंस टू रिफाइन क्रूड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं क्रूड ऑयल में, उसको भिन्न उनकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग उनको अगर गर्म करते हैं, जैसे इस वाले बॉइलिंग पॉइंट में ये था तो ये निकल आया, इस वाले बॉइलिंग पॉइंट में गैसोलीन था ये निकल आया, इस वाले बॉइलिंग पॉइंट में ये था तो ये निकल आया। ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द मेन स्टेप वर्क्स बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स बॉइलिंग पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट बताया ना अलग होता है। सो जस्ट हीटिंग एंड कंडेंसिंग द क्रूड कैन स्प्रेड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एफिशिएंटली एट डिस्टिल्स के लिए बहुत सिंपल होता है। क्रूड ऑयल से जितने भी मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं इनको निकालने के लिए, कैसे पेट्रोल का अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये यहाँ था तो ये पहले बॉइलिंग पॉइंट में ये निकल आया, फिर दूसरे बॉइलिंग पॉइंट में ये निकल आया, तीसरे में ये निकल आया। बट ऑन द अदर हैंड रेयर अर्थ प्रोड्यूसर्स स्टार्ट विथ सॉलिड्स that contain many elements together
ठीक है, सॉलिड स्टार्ट किए, एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड एट वेरी हाई प्योरिटी फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद प्योरिटी से इसको सेपरेट किया जाता है। द प्रॉब्लम इज दैट नेबरिंग रेयर अर्थ आयंस बिहेव सिमिलरली इन सोल्यूशंस, सो द कॉरस्पॉन्डिंग सेपरेशन प्रोसेस इज वॉल्यूमिनस एंड एनर्जी इंटेंसिव। क्या किया जाता है, जैसे उसमें किया जाता है कि सारे को लेकर के एक साथ गर्म कर देते थे, अलग अलग बॉइलिंग पॉट पे गर्म करने से अलग एलिमेंट निकलते थे। लेकिन इसमें क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जितने भी रहते हैं सबके लगभग सेम साइज के बॉइलिंग पॉइंट, सेम आयंस के रहते हैं, इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको हैंडल करना। सेकंड, अ मैग्नेट मेकर डजंट वांट एनी और ऑल रेयर एलिमेंट्स बट अ स्पेसिफिक ऑक्साइड ऑन मेटल। अब जो मैग्नेट बनाने वाले होते हैं इनको, उनके लिए हम लोग ने देखा कि सारे रेयर एलिमेंट्स हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनाते, जैसे कुछ न्यू मीडियम आयरन बोरान मैग्नेट्स ही बन पाते हैं। सो जो मैग्नेट मार्कर होते हैं वो सारे नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक मिक्स ऑक्साइड मेटल होते हैं। सो हमको सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल्स के ऑक्साइड मेटल को अलग करना पड़ेगा। ऑफ मिनिमम प्योरिटी, इफ अ सेपरेटर इज शॉर्ट ऑन वन एलिमेंट और कांट डिलीवर द रिक्वायर्ड प्योरिटी, द फैक्ट्री कांट स्विच ऑन वन एलिमेंट फॉर अनदर। इन द ऑयल इंडस्ट्री हाउएवर रिफाइनरीज कैन स्वीप फ्री स्टॉक्स और ट्रेड इंटरमीडिएट एट स्केल। जबकि क्रूड ऑयल में आप लोगों ने देखा है कि नॉर्मल ये मैनेज हो पाता है। क्यों मैनेज हो पाता है? क्योंकि इसमें से क्या देखा गया है कि अगर हम लोग नॉर्मल भी बेच देते हैं तो ये लोग अपनी एक तरह से ये लोग सेपरेट कर पाते हैं। अब आता है मिड स्टेज माइनिंग क्या है। आफ्टर माइनिंग फर्स्ट गोल इज टू मेक अ स्मॉलर रिचर प्रोडक्ट, दिस बिगिंस विद बेनिफिकेशन, फिजिकली प्रोसेसिंग द ओर टू सेपरेट मोर वैल्यूएबल मिनरल्स ग्रेन्स फ्रॉम द लेस, ठीक है। ये रहता है द वर्कर क्रश एंड ग्रीन द ओर टू फ्री द ग्रेन्स, देन यूज फ्लोटेशन, मैग्नेट्स और ग्रेविटी टू separately collect different concentrates. The resulting concentrate will still contain many rare earth elements together plus other unwanted elements. वर्कर इकट्ठा करेगा उसको, बहुत सारे उसमें से मिलाएगा, फिर उसको अलग करेगा, फिर उसमें बहुत सारी प्योरिटी रहती हैं। एंड नेक्स्ट इज केमिकल क्रैकिंग, where the producer breaks the rare earth minerals apart using strong acids or bases or high temperature, converting them into a form that dissolves more easily, ठीक है। उस फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वो बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। थर्ड होता है लीचिंग, द क्रैक्ड मटेरियल इज मिक्सड विथ अ लिक्विड ऑफन एन एसिडिक सोल्यूशन। अब जो क्रैक्ड मटेरियल से निकला उसको एक एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स किया जाएगा। सो द रेयर अर्थ एटॉम्स, जो रेयर एटॉम्स होते हैं वो क्या करें, मूव इनटू द लिक्विड्स एज आयंस, हमको उनको आयंस ग्रुप में लाना था, ठीक है। देन द प्रोड्यूसर सेपरेट्स द लिक्विड फ्रॉम द रिमेनिंग सॉलिड्स, ठीक है। जो फिर बाद में प्रोड्यूसर क्या होता है, लिक्विड को रिमेनिंग सॉलिड से सेपरेट करता है। एंड दिस लिक्विड कंटेंस मिक्सचर ऑफ ऑल रेयर अर्थ आयंस डिजॉल्व टुगेदर प्लस सम इम्प्योरिटीज। अब जो ये लिक्विड हम लोगों को प्राप्त होता है उसी लिक्विड में सारे प्रकार के क्या रहते हैं, सारे रेयर आयंस के सारे रेयर एलिमेंट्स के आयंस उसी में डिजॉल्व रहते हैं, प्लस उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती। सो दिक्कत यहाँ आती है कि अगर हमको एक रेयर एलिमेंट चाहिए तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। एंड द हार्डेस्ट स्टेप इज सेपरेटिंग दिस मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल रेयर अर्थ, ठीक है, ऑफ हाई प्योरिटी, बिकॉज दीज एलिमेंट्स ऑफन हैव द सेम कॉमन चार्ज एंड देयर आयंस आर सिमिलर इन साइज। इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन देन द आयंस बिहेव इन रफली इन सेम वे, ठीक है। तो सिंपल केमिकल रिएक्शन में तो सेम तरह बिहेव करेंगे। अब डिपेंडेंट आता है उसको कैसे अलग करेंगे। सो इंडस्ट्री यूज टेक्निकल कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंस्टीड। द लीस्ट सोल्यूशन इज रिपीटेडली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट डजंट मिक्स विद वाटर, जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाते हैं जो इसमें वाटर नहीं मिलता है। एंड द सॉल्वेंट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स दैट प्रीफर टू बाइंड विद सर्टेन रेयर अर्थ आयंस स्लाइटली मोर देन अदर्स। एक ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं जो पर्टिकुलर आयन के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के आयन के साथ बाइंड करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस करता है, ठीक है, बजाय कि अदर वाटर से या अन्य थिंग से, ठीक है। व्हेन द टू लिक्विड्स टच एंड सेपरेट अ लिटिल मोर और वन रेयर अर्थ एलिमेंट मूव्स इनटू द सॉल्वेंट देन इट्स नेबर्स डू। व्हेन द टू लिक्विड्स touch and separate a little more of one rare earth element moves into the solvent then its neighbors, ठीक है। तो उसमें से एक रेयर अर्थ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं जा पाता है। एंड डिफरेंस इज स्मॉल, सो द प्रोड्यूसर्स रन द लिक्विड्स through many stages in a row until the process separates the elements one by one and each element has been collected in a separate stream at high purity। तो सो इस तरह से वो धीरे धीरे करके उसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा करके जो रिक्वायर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट होता है उसको निकाल सकता है, ठीक है।
So producers finally recover the elements from the liquid as a solid by precipitation. They add a component that bonds with the rare earth ions and becomes insoluble. उसके बाद उसमें कुछ कंपोनेंट डालेगा जिसके कारण वो सॉलिड बन जाता है, फिर उसी को पैक करके वॉश करके वो दूसरे ट्रांसपोर्ट कर देता है एज ऑक्साइड. इफ़ ए मैन्युफैक्चरर नीड्स एन एलिमेंट एज मेटल, द ऑक्साइड इज सब्जेक्टेड टू अ रिडक्शन रिएक्शन. अगर उसको उसी एलिमेंट का क्या चाहिए, मेटल चाहिए, तो उसमें ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस लगा देते हैं. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को लगा के. चाइना का डोमिनेंस क्यों है? ठीक है, यूएस जियोलॉजिकल बताता है कि सर्वे बताता है कि 90 मिलियन न्यूटन है पूरा रेयर अर्थ ऑक्सीडेंट इक्विवेलेंट है. उसमें से चाइना के पास 44 मिलियन रिजर्व, ब्राज़ील के पास 21, इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7, रशिया के पास 3.8, वियतनाम के पास 3.5 और यूएस के पास 1.9, ग्रीनलैंड के पास 1.5. इसमें से स्कैंडियम को भी एक्सक्लूड किया गया है. अभी जापान ने अनाउंस किया है कि फरवरी 2026 में वो क्या करेगा, मिनामिटोरी आइलैंड से वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कलेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये तरह सब देखा गया है. चाइना की पोजीशन सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि वर्ल्ड का 91% जो ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है स्पेशली, तो वो सेपरेट कर रहा है. उसके बाद टेक्नोलॉजी है तो इस चीज़ में बहुत आगे है. एंड सिंटर्ड रेयर परमानेंट सिंस मैनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोटर्स, ग्रीन जनरेटर्स एंड अदर हार्डवेयर पर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स आर क्रूशियल. कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग, रिफाइनिंग एंड मैग्नेट मेकिंग कैपेसिटी रेदर देन जस्ट अप्रूविंग फ्यू माइंस. ठीक है, तो इस तरह से हाउ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, कैसे इस तरह इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हम लोगों ने इसके ऊपर से देखा कैसे ये क्रूड ऑयल से डिफरेंट होता है, कौन कौन से ऑक्साइड्स का इसका इस्तेमाल होता है, कौन कौन से मेटल्स का इस्तेमाल होता है इसके लिए. तो चलिए ठीक है, थैंक यू.